आई थिंक मुकेश सर यू कैन स्टार्ट। 14 बच्चे हैं। चलेगा सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट अस क्विकली रिवाइज, फटाक से हम लोग रिवाइज करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री का बेसिक देखा था। व्हाट इज केमिस्ट्री? वी सॉ व्हाट इज मैटर। ओके, केमिस्ट्री में हम मैटर पढ़ते हैं, तो मैटर हमने देखा था। मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास मास होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं। एंड देन वी केम द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ओके, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट डिस्कवरी। फिर हमने डिस्कवरी ऑफ एटम बात किया था, जैसे फॉर एग्जांपल डाल्टन थियरी, रदरफोर्ड थियरी। ये अंजलि साहनी जो भी है, म्यूट रखो ना अपना, बाकी लोग अपना स्पीकर प्लीज म्यूट रखो। बच्चों तो सब लोग म्यूट रखो, अपने आप को साउंड ऑफ करके रखो। एवरीबॉडी शुड म्यूट देमसेल्व्स। ओके, और बीच में डाउट रहेगा तो तुम लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है? बट टिल देन कीप इट म्यूट प्लीज, ठीक है? तो लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में भी बात किया था। हमने देखा था डाल्टन की थियरी, रदरफोर्ड की थियरी, थॉमसन की थियरी और नील बोर की थियरी। जी, ये जो हमने लास्ट टाइम किया था, जो लास्ट टाइम अगर गलती से कोई एब्सेंट रहेगा तो उसका कुछ मिस नहीं हुआ था। हमने जो 10 तक किया था उसको ही रिवाइज किया है। ओके, डाल्टन रदरफोर्ड थियरी आपने सब देखा था, रदरफोर्ड का फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा था, जिसमें हमको पता चला था कि एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, और जो एटम का मास होता है वो एक्चुअली न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है। ये हमारा मानना था, ये रदरफोर्ड का मानना था। एंड देन रदरफोर्ड की थ्योरी फेल हुई थी क्योंकि वो बता नहीं पाया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। ये अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पॉजिटिव रहेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? ओके, मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव चीज है और नेगेटिव चीज है तो वो अट्रैक्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है? तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे भी घूमता नहीं है, ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। नील बोर की थियरी क्या बोली थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है? और वो उस ऑर्बिट में जब तक रहता है तो उस पे दो फोर्स एक्ट करता है। कोई भी घूमती हुई चीज जो है ना, उस पे दो फोर्स एक्ट करता है। कभी भी कोई भी चीज घूम रही है ना, तो उस पे दो फोर्स एक्ट करता है। एक फोर्स उसको अंदर खींचता है और एक फोर्स उसको बाहर खींच रहा है। तो ये जो अंदर की दो फोर्स हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। एक सेंट्रीपीटल फोर्स होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे गोल गोल घूमता है, ओके, अलोंग अ फिक्स ऑर्बिट, एक फिक्स उसके प्रति वो घूमता है, तो उसका सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जितना फोर्स उसको अंदर खींच रहा है उतना ही फोर्स उसको बाहर फेंक रहा है। ओके, तो वो दोनों एक दूसरे से बैलेंस होते हैं, इसलिए वो ना अंदर आता है ना बाहर जाता है। ओके, दिस इज टिल जब तक वो उस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है? और दूसरी बात कि अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम रहा है और क्योंकि उस पे बैलेंस फोर्स है, तो ना तो वो एनर्जी लूज करता है ना तो वो एनर्जी गेन करता है। बट अगर आपको इलेक्ट्रॉन को उस शेल से निकालना है, ओके, तो एनर्जी देना पड़ेगा या तो एनर्जी लेना पड़ेगा। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हमने ये भी बात किया था, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ओके, तो वो जंप करेगा कहां से कहां तक? लोअर लेवल से हायर लेवल तक। मतलब मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है तो मुझे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बट सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आना है तो वो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी बाहर देगा। ओके, सो ये बात हमने किया था लास्ट टाइम। ओके, और फिर हमने एनर्जी पे किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है या एनर्जी दे रहा है वो कौन से फॉर्म में देगा। और यहाँ पे मैंने अपना लास्ट लेक्चर कंक्लूड किया था। मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम हमको फ्रेश चाहिए, दिमाग फ्रेश चाहिए, ताकि ये वाला पार्ट कंसेप्ट थोड़ा सा समझ पाए, ठीक है? सो एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेव। एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है या एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना दोस्त शिवम, ओके, शिवम मार्केट में खड़ा है, शिवम मार्केट में खड़ा है, मैं शिवम को देखता हूँ, ठीक है? तो मुझे शिवम को बुलाना है। ओके, शिवम बहुत दूर खड़ा है, वो एक्चुअली मुझे नहीं देख रहा है, तो मुझे जब उसको हाई करना है, ओके, मुझे बुलाना है, तो दो तरीका हो सकता है, मैं शिवम को बुला सकता हूँ। ओके, मेरा काम क्या है? शिवम को बुलाना या शिवम का अटेंशन मेरे प्रति लाना, ठीक है? मतलब वो मेरे को देखे या मुझे सुने या तो मेरे पास आए उस समय, ठीक है? हो सकता है मुझे कुछ काम हो, तो मैं दो चीज कर सकता हूँ। मैं या तो जोर का आवाज लगाऊंगा, ओके,
आई विल शाउट लाउडली, मैं जोर का उसका नाम चिल्लाऊंगा शिवम करके, जिससे वो सुनेगा। अब जैसे ही मैं चिल्लाता हूँ, ओके, व्हेन आई एम शाउटिंग, मैं जब उसको चिल्ला रहा हूँ, मैं शाउट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ओके, तो वो सुनेगा और वो मुड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी काम हुआ, जब उसने सुना, मेरा आवाज सुना कि कोई तो चिल्ला रहा है मेरा नाम, तो वो मुड़ के देखेगा और वहां पे जाएगा, तो वो मेरा आवाज सुनेगा और वहां मुझे देखेगा। तो यहाँ पे भी मेरा जो काम था वो हो गया। ओके, या तो दूसरा हो सकता है मैं कुछ चीज उठाऊं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा पत्थर उठाता हूँ, ओके, स्मॉल स्टोन, ओके, छोटा सा पत्थर उठाता हूँ, उसको फेंक के मारता हूँ, ठीक है। तो अब क्योंकि किसी ने उसको मारा है, तो भी वो मुड़ के देखेगा, ठीक है, वहीं पे देखेगा जहां से किसी ने उसको मारा, उसको जहां से लगा कि यहाँ से मुझे मारा किसी ने, यहाँ से कोई पत्थर फेंका है, ठीक है, तो वो देखेगा। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, एक केस में मैं उसको चिल्ला रहा हूँ, मतलब मैं आवाज में साउंड वेव पास कर रहा हूँ, ओके, मतलब यहाँ पे मैं कोई पार्टिकल नहीं फेंक के मार रहा हूँ, बट मैं साउंड वेव पास कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे हूँ, ओके, और शिवम यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कौन से फॉर्म में गई, वेव के फॉर्म में गई। मेरा काम हो गया, मेरा काम क्या था, उसको चिल्लाना, ठीक है, उसका अटेंशन मेरी तरफ लाना। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी किस फॉर्म में गई, एक हो गया वेव फॉर्म में, और दूसरा जब मैंने वो छोटा सा पत्थर मारा, तो एनर्जी किस फॉर्म में गई, एनर्जी पार्टिकल फॉर्म में गई, ठीक है। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी जो है, ओके, उसका लेन देन कैसे हो सकता है, तो उसका उसका डुअल नेचर होता है, ओके, मतलब वो वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकता है और वो पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल है, आपने अगर ट्यूबलाइट देखा रहेगा, ओके, सो ट्यूबलाइट को अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, वो क्या देता है, मतलब इट स्प्रेड्स लाइट, ओके, तो ट्यूबलाइट रोशनी देता है, प्रकाश देता है, ठीक है, आजू बाजू सराउंडिंग में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्यूबलाइट कोई पार्टिकल नहीं देता है, ओके, वो सिर्फ लाइट देता है, ओके, सो इट गिव्स लाइट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो लाइट को वेव के फॉर्म में देता है, क्योंकि अगर वो पार्टिकल देता है तो धीरे धीरे कम होता है, ओके। बट उसी टाइम पे आप एक कैंडल ले लो, ओके, या दिया ले लो, ओके, ये भी वही दे रहा है, ये भी लाइट देगा, ओके, ये भी रोशनी फैलाएगा, बट यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे कैंडल कम होते जाता है, ओके, धीरे धीरे अगर कैंडल की बात करोगे तो कैंडल धीरे धीरे कम होते जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ये धीरे धीरे कम होते जाता है, मतलब ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। अच्छा, कोई भी चीज क्यों गायब होगी, चीज रख दी है, अगर वो अपने बदन से या अपने बॉडी से कुछ चीज बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो छोटा होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे कैंडल क्या कर रहा है, कैंडल पार्टिकल एमिट कर रहा है, ओके, मतलब कैंडल का खुद का पार्ट जल के रोशनी फैला रहा है। सो यहाँ पे पार्टिकल्स फॉर्म में लाइट फैल रहा है, यहाँ पे ट्यूबलाइट मतलब वेव फॉर्म में लाइट फैल रहा है, ओके। सो लाइट को ट्रैवल करने के लिए, फैलने के लिए, ओके, या एनर्जी को फैलने के लिए, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी एक एनर्जी का प्रकार है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, ये सब एनर्जी के प्रकार है। सो एनर्जी जो है, ओके, वो दो फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है, आपका वेव फॉर्म में और पार्टिकल फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही हम वर्ड ये वेव लेते हैं, पहले हम वेव देख लेते हैं वेव फॉर्म में कैसे ट्रैवल करेगा। तो जैसे ही मैं वर्ड वेव बोलता हूँ, तुम्हारे मन में एक ही ख्याल आता है, जैसे ही वेव सुना तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि ये वो रहेगा, क्या बोलते हैं, समुद्र का लहर बोला तो वेव, ओके, तो समुद्र का लहर बोला तो वेव। और कोई एग्जाम्पल है वेव का, एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ वेव, साउंड वेव्स हो गया, एक समुद्र का लहर वेव हो गया, ओके, और कोई एग्जाम्पल है वेव का जो हमको मालूम है, एनी आइडिया? सर विंड, हाँ, विंड, विंड, विंड वेव नहीं है, ठीक है, विंड वेव नहीं होता, विंड तो ऐसे ही बहता है, ओके, जिस तरह नदी बहती है ना, करंट बोलते हैं उसको, ओके, वैसे विंड भी बहता है, विंड का वेव नहीं होता है, लहर नहीं होता है, ठीक है, विंड। अच्छा, तो लाइट वेव, अब लाइट वेव हो गया, तो वही हो गया ना, लाइट वेव हो गया, ठीक है। तो wave can travel in the form, मतलब light energy can travel in the form of wave. First let us see what is wave. Okay, wave को ध्यान से पढ़ते हैं पहली बात। तो हमको क्या लगता है, समुद्र का लहर जो है वो वेव है। अब इमेजिन करो समुद्र के लहर पे, तुमको वहां पे क्या दिखता है, समुद्र का जब लहर आता है तो आप देखते हो पानी आगे पीछे होता है, ओके, पानी जब आगे पीछे हो रहा है मतलब पार्टिकल आगे पीछे जा रहा है, ओके, तो जो समुद्र का वेव है, ओके, जो सी वेव है, जो सी वेव अब तक हम वेव समझते हैं, वो एक्चुअली वेव नहीं है, वो सूडो वेव है, ओके।
सूडो वेव मतलब वो फॉल्स वेव है, झूठा वेव है, ओके, इट इज नॉट वेव, क्योंकि वहां पे पानी भी आगे पीछे आ रहा है, ओके, वहां पे पानी भी आगे पीछे आ रहा है, आप समझ रहे हो। नॉर्मली वेव में जैसे मैंने याद है मैंने सिर्फ चिल्लाया था उसको, तो वहां से मेरे मुंह से शिवम के कान सर तक आवाज तरंग, गया था। हेलो, क्या बोला? सर तरंग, वेव में तरंग भी होता है। आप क्या बोल रहे हो? आपका आवाज क्लियर नहीं है बेटा। सर मैं बोल रहा था कि वेव में तरंग भी हो सकती है। अच्छा सुनो, मैंने चैट इनेबल किया है, अगर किसी बच्चे की आवाज नहीं समझ में आ रही है वो चैट में अपना डाउट लिखे बेटा। मैंने बच्चों के लिए चैट इनेबल किया है, देखो। हाँ, तो जिसको चैट का नहीं दिख रहा है, मतलब जिसका आवाज नहीं आ रहा है, जैसे अभी विमन ने जो भी बोला मुझे अब तक क्लियर नहीं है, बट ठीक है, स्क्रीन सबको विजिबल आई गेस। वेव मीन्स तरंग होता है, ओके। हाँ, तो वो तो कन्वर्जन हो गया, मतलब आपने इंग्लिश से हिंदी में बोला तरंग, ठीक है। तो जिसको वेव का मतलब नहीं समझ रहा था वो लहरें हम बोलते हैं या तरंग बोलते हैं, ठीक है, वो बात तो सही है। बट हम समुद्र की बात कर रहे थे, सी वेव की बात कर रहे थे। सी वेव एक्चुअली वेव नहीं होता, वो सूडो वेव होता है, झूठा वेव होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्टिकल भी आगे आ रहा है, पार्टिकल यानी पानी भी आगे आ रहा है। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बोला था जब मुझे एनर्जी पास करना था, मुझे जब शिवम को बुलाना था, तो मैं दो मेथड से कर सकता हूँ। या तो मैं चिल्ला के बुला सकता हूँ, दैट इज मैं साउंड वेव पास करूंगा, तो साउंड वेव मेरे मुंह से शिवम के कान तक जाते हैं और भी लोगों के कान तक जाता है, बट वहां पे मेरा मुंह आगे नहीं जाता है, मतलब कोई पार्टिकल आगे नहीं जाता है, सिर्फ साउंड वेव आगे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी मेरे मुंह से शिवम के कान तक गया, ओके, कुछ और पार्टिकल नहीं गया, सिर्फ एनर्जी गया। सो यहाँ पे एनर्जी ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव, ओके। बट जब मैंने पत्थर, वो छोटा सा पत्थर फेंक के मारा, तो वहां पे पत्थर एनर्जी लेके गया, कहां से? मुझसे शिवम तक, यहाँ पे भी एनर्जी गया, बट वो एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में गया, समझ में आया? तो वैसे ही समुद्र की वेव अगर आप देखोगे ना, तो पानी आगे पीछे आ रहा है, मतलब वहां पे हवा की वजह से, ओके। नॉर्मली वेव तो आ रहा है, वो वेव तो है, बट क्या है, हवा की वजह से वो पानी भी आगे पीछे आता है, तो एक्चुअली वो सूडो वेव है जिसमें पार्टिकल भी आगे पीछे आ रहा है, ठीक है। वेव क्या होगा, अगर तुमको वेव अच्छे से समझना है तो एक बाल्टी लो, उसमें पानी ले लो, ओके, बाल्टी में पानी ले लो, जो पानी स्थिर है, स्थिर मतलब रुका हुआ है, ओके, और उसमें ना छोटा सा, मतलब ऐसे ये पानी है, और एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ पानी डालो, तो आप देखोगे धीरे धीरे ऐसे गोल 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 रिपल्स बनेंगे, ओके, वैसा धीरे धीरे फैलेगा। तो जो धीरे धीरे ऐसा फैल रहा है ना, वो छोटा छोटा, एक्चुअली वो वेव है, जिसमें पार्टिकल्स आगे पीछे नहीं आते, सिर्फ वो ऐसा फैलता है, ओके। मतलब पानी ट्रैवल नहीं करता, अंदर से वेव ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से पानी में ऐसा 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 होता है। तो जहां पे ये वाला पार्ट आएगा पानी के अंदर, वहां पे आपको दिखेगा पानी ऊपर है, और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे, ठीक है। सो सी वेव इज सूडो वेव, ओके। अच्छा, ध्यान से देखते हैं, अच्छा, और समझते हैं वेव क्या है, ठीक है। तो हमने पेंडुलम देखा रहेगा, वो घड़ी में होता है ना पेंडुलम ऐसा, ठीक है, वो पेंडुलम होता है, ओके। तो अगर आप देखोगे वो बीच में रुका हुआ रहता है, ये जो बीच में रुका रहता है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। ये बीच में जो रुका हुआ है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। और जब ये जाता है तो ऐसा जाएगा, ऐसा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो वो अगर ये मीन पोजीशन ओ है, तो ये ए लेते हैं और इसको पॉइंट बी लेते हैं, तो वो पेंडुलम कहां से जाएगा? ओ से ए जाएगा, ए से ओ जाएगा, ओ से बी, बी से ओ, मतलब ये वही ट्रैक फॉलो करेगा, कौन सा? ओ टू ए टू ओ टू बी टू ओ, ठीक है। तो ये जाते ही रहेगा, ओ टू ए टू ओ टू बी टू ओ, दिस गोज ऑन। इसको हम बोलते हैं वन वेव, ओके। यही चीज आपने वेव को ऐसे देखी है, ओके। अगर ये मीन पोजीशन लेता हूं मैं ओ, तो आपने वेव को ऐसे पढ़ा है बचपन में, ठीक है, ये वेव होता है। Yes, तो sir. ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए है, ओके, ये पॉइंट होता है बी, और ये पॉइंट तो ओ होता है, और ये पॉइंट होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, सो इट गोज फ्रॉम ओ टू ए टू ओ टू बी टू ओ, इसको हम कहते हैं वन वेव, इसको हम बोलते हैं वन वेव, ओके। तो अब यहाँ पे आपको लगेगा सर ये ऐसा जा रहा है, मतलब ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, नहीं, वो पार्टिकल ऐसा नहीं जा रहा है, ये मीडियम था ना, ये पानी का सरफेस था ना, जैसी वेव पास किया ना, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे डांस करेगा,
इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता जाएगा। यहाँ वाला वेव इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अपने ही वो जो इधर का जो पार्टिकल है ना वो आगे पीछे नहीं जा रहा है, उसी जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ वाला पार्टिकल भी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। ओके, सो व्हाट आर दिस पार्टिकल डूइंग? दिस पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। और ये सारे पार्टिकल का अगर आप पार्ट ट्रेस करोगे तो इट फील्स लाइक वेव। तो वेव ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है, यहाँ का पार्टिकल इतना वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल इतना वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ का पार्टिकल इतना वाइब्रेट कर रहा है, फिर यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे नाचेगा, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे नाचेगा, ये ऐसा नाचेगा, ये ऐसा नाचेगा। ठीक है, सो दिस विल बी नोन एज वन वेव। इसको हम बोलेंगे वन वेव। ठीक है, सो ये वेव होता है जहां पे, तो जैसी ये सरफेस होता है ना, कोई भी सरफेस होता है, अगर वेव पास कर रहा है ओके तो पार्टिकल ऐसे नाचेगा, ऐसे नाचेगा, ऐसे नाचेगा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसा ऐसा, सो ऐसा ट्रेस करके वो पूरा हमको, ये पूरा ट्रेस करके हमको वेव मिलता जाता है। ऐसा वो पाथ को ट्रेस करेंगे तो मुझे वेव मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ये था O से A से O से B, B से O, वैसे ये भी है O से A से O से B से O। दिस इज नोन एज वन वेव। ओके, इसको हम बोलेंगे वन वेव। ओके, अब वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, जैसे हम पढ़ते हैं साउंड वेव पढ़ते हैं तो हमने सुना रहेगा कि वेव कैसे ट्रैवल करता है, हवा में ट्रैवल करता है, ओके, वैक्यूम में ट्रैवल करता है। बट वेव के लिए कुछ होता है जिसको पहला चीज होता है जिसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। हाँ, मीडियम भी है। वेव लेंथ, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब उससे रिलेटेड कुछ चीज होती है। ओके, पहला चीज है वेव लेंथ, जिसको हमने बचपन में ये लैम्बडा ऐसे कुछ डिनोट किया था, लैम्बडा से, राइट। ओके, तो ये जानना जरूरी है, व्हाट इज वेव लेंथ। ओके, तो वेव लेंथ मतलब एक वेव का जो लेंथ होता है उसको हम वेव लेंथ बोलेंगे। one oscillation, one complete oscillation. वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो लेंथ होता है, मतलब यहाँ से लेके ये O से लेके ये O तक जो भी लेंथ है उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ। ठीक है, दिस इज माय वेव लेंथ। अभी केमिस्ट्री में क्या है ना, अपने टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन थोड़ा सा हार्ड दिया है। ये वाला जो पार्ट है ना, जो ऊपर वाला पार्ट जाता है वेव में, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। Crest. ओके, और ये वाले पार्ट को हम ट्रफ बोलते हैं। ओके, तो ये ऐसा बोलता है केमिस्ट्री में, अपने बुक में ऐसा बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये पहला क्रेस्ट है, ये दूसरा क्रेस्ट है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे वन वेवलेंथ। ठीक है, तो वही बात वही है, बट उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करके बोला है। ओके, और कोई बात नहीं, ये फिजिक्स में भी ये पार्ट है आपको, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, डेफिनेशंस यहाँ पे नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज वेवलेंथ। फिर एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके, नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये हाइट ऑफ द वेव, राइट। ये जो सबसे ज्यादा पार्टिकल नाच रहा है ना, मतलब जो पार्टिकल सबसे ऊपर जा रहा है, सबसे ऊपर वाइब्रेट हो रहा है, वो हो जाएगा। तो क्रेस्ट का जो हाइट है या ट्रफ का जो डेप्थ है, ओके, ट्रफ की जो गहराई है या क्रेस्ट का जो हाइट है, उसको हम बोलेंगे, दोनों सेम होता है, जितना O से A का डिस्टेंस है उतना ही O से B का डिस्टेंस है। मेरे डायग्राम में नहीं है बट एक्चुअली होता है। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ क्रेस्ट या हाइट ऑफ ट्रफ। ओके, या तो हम बोलेंगे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन सबसे ज्यादा कौन सा पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ और कितना डिस्प्लेस हुआ, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर एक होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू, नंबर्स ऑफ वेव्स इन अ सेकंड, नंबर ऑफ वेव इन अ सेकंड, राइट। एक सेकंड में कितने वेव्स होते हैं, मतलब एक सेकंड में ये पार्टिकल O से A से O से B से O कितनी बार जाएगा, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर वेव एक है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 upon n mu, 1 upon t, and now what is t? T is time period. Time period. T is time period. तो what is time period? Time period of wave मतलब एक वेव को बनने के लिए या एक वेव को कितना टाइम लगता है, मतलब ये पार्टिकल को O से वापस ये O तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव को जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव को जाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन वेव, ओके, इज नोन एज टाइम पीरियड। सर एम्पलीट्यूड मतलब एक बार और बताओ ना।
एम्पलीट्यूड मतलब ये क्रेस्ट का मैक्सिमम हाइट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल तेरे को हमने गोनी में बांध के ऐसे लटका दिया और मारा, तो तू इधर तक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है दोनों साइड पे, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे वो मालूम है लहर बोलते हैं, हम बोलते बड़ा लहर आया, छोटा लहर आया, तो हर एक लहर का हाइट होता है ना भाई, वो बड़ा लहर है, छोटा लहर है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा, तो दिखने से पता चलता है। तो वैसे ही ये मैक्सिमम हाइट जो है, ओके, या जो डेप्थ है, गहराई है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम ये वाला डिस्टेंस इतना, या ये वाला डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम कर रहे हैं उसको, वो है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी मतलब स्पीड जैसा होता है वेलोसिटी। ओके, नाउ तुमने सुना रहेगा लाइट का डेफिनेशन, अगर 10th में किया है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, डेफिनेशन किया रहेगा लाइट का, तो वहां पे कुछ वर्ड था जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे साउंड वेव को तुमने सुना है, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, राइट। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं ना, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं या रेडिएशन होते हैं, इनको मीडियम की जरूरत, यस, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अगर होती तो सूरज की किरण है वो अपने पास नहीं पहुंचती। ओके, सनलाइट हम तक नहीं पहुंचती अगर उनको मीडियम की जरूरत होती है। सो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रैवल, मतलब वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते हैं, और उनका वेलोसिटी is given by c, which is 3 into 10 raised to 8 meters per second. 8 per second. समझा? तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी होता है 3 into 8 meters per second. Okay, and light is also an electromagnetic wave. Okay, light is also a form of electromagnetic radiation. Okay, तो इसी के लिए लाइट का वेलोसिटी भी, okay, हमको ये लेके चलना है। 3 into लाइट का वेलोसिटी एक्चुअली 3 into 10 raised to 8 पर मीटर से होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो मुझे ये बात याद रखना है कि इस चैप्टर में कभी कभी क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी नहीं दिया रहेगा, तो हमको वेलोसिटी मालूम है कि लाइट है, लाइट वेव है, मतलब वेलोसिटी ये फिक्स है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव का डिस्टेंस ट्रैवल इज लैम्बडा एंड टाइम पीरियड इज टी, है कि नहीं? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इससे एक और फॉर्मूला मिलता है, व्हाट इज 1 अपॉन टी? 1 अपॉन टी क्या है? फ्रीक्वेंसी ना। तो मेरे को एक और मिल जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू म्यू। ये दो फॉर्मूला मिला। ओके, इसका ये सब फॉर्मूलाज जो कर रहे हैं, इसका खास यूज 11th स्टैंडर्ड में नहीं आने वाला है आपको, ये फिजिक्स में ज्यादातर आएगा, फिजिक्स में है ये पार्ट। ओके, ये चैप्टर में एक्चुअली बहुत सारा मिक्सचर है जो आप नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो उतना ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, अच्छा ही रहेगा, आप भी लर्न कर लोगे तो। ठीक है, और इसमें एमसीक्यूज आ गए तो आ गए। ओके, जैसे हम सीईटी कर रहे हैं तो आ जाएगा, बट उस पे भी ये चैप्टर सीईटी में नहीं है, तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी, या तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू न्यू। ओके, कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को कुछ टेक्स्ट बुक में या कुछ रेफरेंस बुक में फ्रीक्वेंसी को छोटे एफ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो याद रखना है बस, छोटा एफ मतलब कंफ्यूज मत हो ना, छोटा एफ बोला तो फ्रीक्वेंसी होता है, या तो न्यू से डिनोट करेंगे। मैक्सिमम अपने टेक्स्ट बुक में न्यू से डिनोट है, बट कभी कभी कुछ बुक्स में एफ से भी डिनोट करते हैं, छोटे एफ से भी। ठीक है, सो ये हो गया वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है जो मैं लिख रहा हूँ। ओके, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर डिनोटेड बाय न्यू बार, न्यू के ऊपर बार। ठीक है, वेव नंबर। ओके, एंड इसका फॉर्मूला ये एक्चुअली 1 अपॉन लैम्बडा होता है। 1 अपॉन लैम्बडा इज वेव नंबर। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्बडा करोगे तो वेव नंबर। नाउ व्हाट इज दिस वेव नंबर? ठीक है, वेव नंबर मतलब हम लोग नंबर नहीं देते वेव को। वेव नंबर मतलब द नंबर ऑफ वेव that can be accommodated in 1 centimeter of length. ओके, मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज अगर 1 सेंटीमीटर है, सो इसमें कितने वेव्स हैं? ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं गिनूंगा तो 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, ऐसे 4 या 5 जो भी है। सो यहाँ पे अगर मेरे इसमें 5 वेव आ रहा है तो इसका वेव नंबर हो जाएगा 5। ओके, सो व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर इज द number of wave, okay, number of wave
इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। ओके, 1 सेंटीमीटर में कितने वेव्स आ रहे हैं, ठीक है। हमको लगता है भाई वेव बहुत बड़ा होगा, तो हम समुद्र लहर की बात कर रहे हैं, बट जब हम लाइट वेव की बात करते हैं, ओके, लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ओके, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इससे मतलब 1 सेंटीमीटर में हजारों वेव भी आ सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेव नंबर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ठीक है। बस इतना याद रखने का, इसके बेसिस पे फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। देखना, नेक्स्ट है, ये वेव हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है, सर पार्टिकल फॉर्म का एक्सप्लेनेशन क्या है, पार्टिकल फॉर्म का एग्जांपल क्या है। हम देख रहे हैं आज तक सनलाइट आ रहा है हम तक, तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ही आ रहा है, ओके, ट्यूबलाइट का है, बल्ब का है, एवरी एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। पार्टिकल फॉर्म में कौन सी एनर्जी होती है, ठीक है। सीआईडी देखा है, सीआईडी, Yes, sir. हम सबने Yes, सीआईडी sir. तो देखा है ना, Yes, sir. हाँ, Yes, sir. डॉक्टर सालुंके मालूम है, यस Yes, हाँ sir. मालूम है। हाँ, वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, इतना अच्छा साइंटिस्ट है, वो ड्रग को भी सूंघ के बता देगा कौन सा ड्रग है, ओके, मतलब वो कुत्ते से भी ज्यादा सूंघने का पावर रखता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी का मर्डर किया, ओके, मैंने किसी का मर्डर किया, मर्डर करके गाड़ दिया, ठीक है, और 100 साल बाद, ओके, 100 साल बाद उसका जो कंकाल है, लाश है, वो मिलता है, ओके, डिस्कवर होता है, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो अब किसको बुलाएंगे, लोग सीआईडी को बुलाएंगे, डॉक्टर सालुंके आएगा, तो डॉक्टर सालुंके कैसे बताएगा कि ये बंदा 100 साल पहले मरा था, वो लोग एग्जैक्ट कार्बन डेटिंग, राइट, व्हाट इज दिस कार्बन डेटिंग Dating बेटा, method. Carbon. यस, व्हाट कार्बन डेटिंग क्या होता है, कोई बता सकता है, कैसे पता चलता है, इसमें ट्रिक क्या है। Carbon 12 to carbon 14. Sir, Right? C हाँ, 12 से 14 से. उसका 12 से वो 14 रेशियो क्या है, निकालते हैं, उसका रेशो Carbon निकालते हैं, 12 किसका to रेशो carbon. निकालते हैं, कार्बन 14 और कार्बन 12 का। कार्बन 14 एंड कार्बन 14 क्या है, Isotopes. आइसोटोप है, बट कौन सा वाला आइसोटोप है, नॉर्मल वाला आइसोटोप है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, Radioactive. रेडियो एक्टिव। तो मेरा बस वही बताना था कि पार्टिकल फॉर्म को अच्छे से जानने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ओके, हम एग्जांपल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ना हाफ लाइफ होता है, क्या होता है, हाफ लाइफ, ओके। सो हर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फ्रांशियम का, ओके, फ्रांशियम बहुत ही अच्छा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका हाफ लाइफ मात्र 21 मिनट है, ओनली 21 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, सुन, मैंने यहाँ पे ना 100 kg फ्रांशियम ऐसा रख दिया, मैंने 100 kg फ्रांशियम ऐसा रख दिया, ठीक है, अगले 21 मिनट में, ओके, अगर मैंने 100 kg रखा है, अगले 21 मिनट्स में, ओके, वो हो जाएगा 50 kg, और नेक्स्ट 21 मिनट्स में वो हो जाएगा 25 kg, फिर नेक्स्ट 21 मिनट में वो हो जाएगा 12.5 kg। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो हर 21 मिनट में वो आधा हो रहा है। अब भाई आधा कैसे हो रहा है, कैसे होगा वो आधा, वो अपने बॉडी से कुछ तो दे रहा है, मतलब आपने फ्रांशियम रखा है यहाँ पे, Energy. वो यस, वो एनर्जी नहीं, वो पार्टिकल दे रहा है बेटा, राइट, एनर्जी दे रहा है, बट एनर्जी किस लिमिट्स फॉर्म में दे रहा करता है, है, हाँ, वो एनर्जी दे रहा है, इमिट। ओके, बट वो एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में एमिट कर रहा है। देख, ट्यूबलाइट भी Mass. एनर्जी दे रहा है, ट्यूबलाइट भी लाइट एनर्जी दे रहा है, बट ट्यूबलाइट गायब नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये फ्रांशियम धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो ऐसा है ना, वो थोड़ा थोड़ा पार्टिकल बाहर दे रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्टिकल, अपने बॉडी का थोड़ा थोड़ा पार्टिकल बाहर दे रहा है, ठीक है। सो दिस मीन्स, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट एनर्जी कैन आल्सो बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे ये सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में भी एमिट हो सकता है। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दे रहे हैं तो वो एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में एमिट हो रहा है, सीधी सी बात। इज दिस क्लियर? वेव वाला Yes, पार्ट sir. क्लियर है, एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है। Yes, यहाँ पे sir. हमने सिद्ध कर दिया कि एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इसका एक और फिनोमिना है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा है, ये तो ये वेव नेचर ऑफ लाइट को बताते हैं, मतलब ये बताते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्म में, मतलब वो फिनोमिना है, तो एक बंदा है, एक साइंटिस्ट है प्लैंक करके, ओके, तो प्लैंक का क्वांटम थियरी है, ओके, प्लैंक क्वांटम थियरी
ये क्या बोलता है, इसने बस वही बोला था कि एनर्जी कैन ऑल्सो बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। बस ये भाई ने यही बोला था कि एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म में भी एमिट हो सकता है। ओके, जब ये फ्रांचेम आपने रखा है तो एनर्जी पार्टिकल छोटा 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 पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब वो जो पार्टिकल है ना, वो छोटा 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 धीरे धीरे थोड़ा 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 पार्टिकल, आप देख रहे हो हर 21 मिनट में वो आधा हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है, हर 21 मिनट में ही आधा होगा वो, ठीक है। सो दैट मींस वो छोटा छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो प्लैंक का थियरी बोलता है कि एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिलीज इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी में रिलीज होता है, और उस पैकेट को उन्होंने बोला था क्वांटा। ओके, उस पैकेट को उन्होंने बोला था क्वांटा, इसीलिए क्वांटम थियरी, QUANTA, क्वांटा। ओके, सो एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिलीज इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज क्वांटा। ओके, एंड हर एक पैकेट का एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज न्यू। ओके, जैसे हम लोग ने बचपन में पढ़ा था एक ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ याद आ रहा है? ओम्स लॉ हमने बोला था V Yes, sir. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V टू I. I। ओके, फिर हमने बोला था V इज इक्वल टू IR। तो वैसे यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। R बोला था कांस्टेंट, उसके बाद में उसका नाम दिया था रेजिस्टेंस। सो वैसे ही यहाँ पे भी Planck एक ये constant. यस, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? V इज इक्वल टू H न्यू। ओके, वेयर Nu. H इज नोन एज प्लैंक कांस्टेंट। Constant. प्लैंक्स में फिक्स दिया हुआ है, बस प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो ये सिद्ध कर देता है कि एनर्जी दो फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेव और इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब सर आइंस्टाइन ने वो दिया। हाँ, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है, ठीक है, और भी बहुत सारे इक्वेशंस है बेटा ये, बट ये पार्ट हम फिजिक्स में करेंगे, बिकॉज अगर मैं अब भी ये कराने लगूं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे टर्म्स जो है हमको अभी क्लियर नहीं है। ओके, इवन हमको ये नहीं मालूम है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, जो केमिस्ट्री का टर्म है, ठीक है, वो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करोगे। तो नेक्स्ट ईयर देखो, हमको डरना नहीं है, हम ये चैप्टर में, और एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ये दो चैप्टर में ना बहुत सारी फिजिक्स वाली चीज भी है जो आपको फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में है। अब हम पढ़ किसके रहे हैं? या तो हम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं या तो हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड तो हम पास हो ही जाएंगे। 11th स्टैंडर्ड में आपको कितना मार्क्स आने वाला है वो कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 11th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने का नहीं है, बट हम इस तरह फोकस करके पढ़ेंगे कि हम मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, CET के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देख, अभी 12th में बोर्ड में ये सब आने वाला है। ओके, मतलब आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वगैरह, तो 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में आपको ये डीप में कराया जाएगा। अभी हमको ना, हमारे बुक में इतना सा लिखा है, उसमें 100 चीजें हैं, इतने से में नहीं होता है वो। ठीक है, उसमें बहुत सारे टर्म्स है जो हमको नहीं समझेंगे, तो वो डीप में पढ़ाने जाऊंगा तो मेरा 2 घंटा वहां पे जाएगा, समझा? तो वो आपको 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट है, आगे भी बहुत सारे पार्ट है, जैसे बोर का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वगैरह वगैरह, ये सब 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में है, आप पढ़ोगे। ओके, उस समय आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको वो पूरा लर्न रहे, क्वेश्चन और आंसर दोनों, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में लिख सको। ठीक है, सो वो कंसेप्ट वहां पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेरा केमिस्ट्री वाला जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में, जितना मुझे रिक्वायर्ड है हम उतना ही पढ़ेंगे, और यही तुम्हारे 11th के सिलेबस में आपको, जो आपका एग्जाम है ना, इस साल सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो उसमें ये सब सिलेबस नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली हम वो सिलेबस नहीं करेंगे। फॉर्मूला का ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करूं? हाँ ये सर, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर, हाँ ओके। तो वो बोलता है एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली, मतलब प्लैंक ने क्या बोला? प्लैंक ने बोला कि हर एक बंदा जो है, हर एक सब्सटेंस जो है, वो एनर्जी पैकेट ऑफ, मतलब पैकेट के फॉर्म में भी रिलीज कर सकता है, छोटा छोटा क्वांटा के फॉर्म में भी रिलीज कर सकता है। ओके, और वो एनर्जी कितनी होगी वो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे।
मतलब वो लाइट जितना उस पे आ रहा है उतने फ्रीक्वेंसी पे, मतलब न्यू पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? न्यू पे। ओके, सो दैट इज E is directly proportional to न्यू। ओके, एंड देन वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को निकालने के लिए देख, अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, बट क्वेश्चन है कितना बढ़ेगा, राइट? एक फिक्स नंबर चाहिए रहता है, तो उसके लिए हमको इक्वेशन लाना पड़ता है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू के साइन में लाना पड़ता है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए, अरे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालने के लिए हमको एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो इक्वल टू साइन आते रहे और तुमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे ये फिक्स है कि ये बढ़ने वाला है तो ये भी बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा, या ये इतना रहेगा तो ये कितना होगा, तो वो ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो इससे मेरा ये पार्ट क्लियर होता है कि हमने बोला था इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जंप करेगा तो एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, ये एक्चुअली कहां से मिलता है? उसको लाइट से मिलता है, ठीक है। या तो आप आर्टिफिशियल सोर्स रख रहे हो, ओके, कभी कभी क्या होता है वो अपने आप भी हो जाता है, जैसे कुछ मेटल होते हैं जिनको थोड़ा सा लाइट मिलेगा, ओके, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन उड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ओके, जैसे अगर इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 14 जूल्स का, ओके, तो 14 जूल्स का जो एनर्जी है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, अगर आप 14 जूल्स का एनर्जी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मतलब मैं आपको खींच रहा हूँ 2 न्यूटन के फोर्स से, तो सामने कोई अगर 2.1 न्यूटन के फोर्स से खींचेगा तो ऑब्वियसली yes, give उस साइड चले more जाएंगे। kinetic. ओके, समझा? ये बात क्लियर है? यस सर, समझा। ओके, तो ये हो गया, मतलब एनर्जी कैन बी एमिटेड। फिर अभी हमको बोई की यही हो गई, उसके बाद में हमको जो देखना है, ये वाला पार्ट जो करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विवेक को नहीं समझा। विवेक देख, हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है, ओके। अगर वो 14 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी से न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है तो आप 14 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी दोगे तो वो बाहर निकल सकता है। मतलब अगर उसको ये शेल से बाहर निकलना है, बाहर जाना है, तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो आप उसको एनर्जी दोगे ना, आप उसको एनर्जी दोगे तो वो बाहर निकलेगा, या तो वो लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ओके। तो लाइट में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, विजिबल रे ऑफ लाइट में अगर उतनी एनर्जी रहती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं रहता, तो आपको उसको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा। सो एनर्जी आप दोगे तो आप पार्टिकल फॉर्म में भी दे सकते हो, वेव फॉर्म में भी दे सकते हो। मतलब ये जो एनर्जी ट्रैवल हो रही है ये पार्टिकल फॉर्म में भी जा सकती है, वेव फॉर्म में भी जा सकती है, ठीक है। Yes. अब हमने सिर्फ शेल के बारे में सुना है, ओके। अभी ये ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इजी है अगर आप ध्यान दोगे, और बहुत ही बेसिक है। बेसिक मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर तुमने सुना रहेगा, वैसा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसका बेसिक है ये। शेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, शेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं, ओके। शेल के अंदर भी भाग्य होता है, डिवीजन होता है, ओके, जिसको हम बोलते हैं सबशेल। उसके बाद ऑर्बिटल, उसके बाद होता है ऑर्बिटल्स, और उसके अंदर तुमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूं मैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में रह रहा हूं, ओके, मैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में रह रहा हूं, सपोज बिल्डिंग का नाम है राम निवास, ठीक है, जैसा बोल दिया फॉर एग्जांपल, मैं एक बिल्डिंग में रह रहा हूँ, ओके। तो आप उस बिल्डिंग में एंटर करते मुझे नहीं मिल पाओगे, मतलब आप बिल्डिंग में आ गए और मैं आपको गेट पे मिलूंगा नहीं, मैं वॉचमैन नहीं हूँ, मैं आपको गेट पे नहीं मिलूंगा। दैट मींस उस बिल्डिंग में भी एक फिक्स जगह है जहां पे मैं मिल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ना, यस, प्रोबेबिलिटी, राइट। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन में बोल रहा हूँ सेकंड शेल में है, बट सेकंड शेल में जाने के बाद मेरे को इलेक्ट्रॉन उधर ही नहीं मिलेगा, वो कहाँ पे है, ओके। तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे बिल्डिंग में होता है फ्लोर में होता है रूम, फ्लैट्स होता है, ओके, उसके अंदर होता है रूम, बेडरूम, किचन, हॉल, बाथरूम, में कहीं भी रह सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं मेरे रूम में मिलूंगा आपको, ओके। अगर आपको मुझे ढूंढना ही है तो आप बिल्डिंग में आके चिल्लाओगे नहीं, आप मेरे घर पे आके बेल मारोगे, वहां पे मैं मिलूंगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन आपको शेल में नहीं मिलता, ऑर्बिट में नहीं मिलता, सबशेल, ऑर्बिट के अंदर जो सबशेल है, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वहां पे आपको मिलेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ऑर्बिटल क्या है?
ऑर्बिटल वो स्पेस है, वो जगह है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके तो इसको ऐसा बोलते हैं, इट इज अ 3-dimensional स्पेस where the probability of finding the electron is maximum. It is a 3-dimensional space where where probability of finding the electron is maximum. Probability मतलब chances. Sir, we Okay. cannot find momentum and position of electron at the same time, na? You can find momentum and electron at the same time. Position but उसमें error of the आएगा. electron. You can find position and momentum of the electron at the same time, but उसमें थोड़ा सा error आएगा. वही बोल रहा हूँ, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. तुमने टेक्स्ट बुक ज्यादा रीड कर दिया है, ठीक है. मैंने बोला था जितना पार्ट मैंने कराया उतना ही करो, ठीक है. ये सब पार्ट जो है ना, ये 12th में. हाँ बोलो. इसका स्ट्रक्चर बनाओ ना, शेल ऑर्बिट, सब शेल ऑर्बिटल्स का. हाँ आ रहे हैं, आते हैं उस पे, ठीक है. पहले समझ तो लेते हैं वो क्या होता है. ओके तो ऑर्बिटल्स क्या होता है, पहली बात ये. ओके तो इसका डेफिनेशन याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन में मतलब ऐसा पूछ सकते हैं, डिफाइन ऑर्बिटल. इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्बिटल का डेफिनेशन ये रहेगा, द space where probability of finding the electron is maximum. Okay, the space where 3-dimensional space where the probability of finding the electron is maximum. तो शेल होता है और यानी ऑर्बिट होता है. अब से हम शेल नहीं बोलेंगे, हम ऑर्बिट बोलेंगे. सब शेल ऑर्बिटल्स. ओके ऑर्बिटल्स को कभी कभी मेरे मुंह से ऑर्बिटल भी निकलेगा, बात सेम ही है. ओके और उसके अंदर मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन. ओके सबशेल कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर 4 सबशेल, S, P, D and F. ओके आपको 4 सबशेल होते हैं, S, P, D and F. ओके और S के पास एक ऑर्बिटल रहता है, P के पास 3 ऑर्बिटल रहता है, D के पास 5 ऑर्बिटल होता है और F के पास 7 ऑर्बिटल होता है. क्यों मैं बताता हूँ. ओके आई विल टेल यू व्हाई. ये हो गया. और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके सो मुझे ये याद रखने का है, 1 ऑर्बिटल contains maximum 2 इलेक्ट्रॉन. चाहे किसी का भी ऑर्बिटल हो, मैक्स टू मैक्स उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. सो S के पास एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इधर हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन. ओके सो ये टेबल मुझे याद रखना है. दिस शुड बी एट द बैक ऑफ माय माइंड. जैसे ही मैंने बोला S तो मुझे मालूम होना चाहिए कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा मैक्सिमम, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा. दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड. ओके S के पास 1 सबशेल, P के पास 3 सबशेल, D के पास 5 सबशेल और F के पास 7 सबशेल है. ओके हैव टू बी देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड. ओके आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है. सो इतना पार्ट क्लियर है. मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ. इसे करना क्या है. ओके तो हमने कुछ बहुत पहले हमने सुना रहेगा कुछ चीज जिसको हमने बोला रहेगा शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कभी तो पढ़ा रहेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट आप लिखते थे ना सोडियम का है 2,8,1. ओके या क्लोरीन का आपने लिखा था 2,8,7. ओके तो बचपन में ये जो लिखा था इसको ये लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को, जैसे अगर सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है तो वो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे बटे हुए हैं. तो मुझे मालूम है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गया, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन गया. तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखते थे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे. बट क्योंकि अभी हमने देखा कि सिर्फ शेल नहीं होता है, सब शेल भी होता है, ऑर्बिटल भी होता है. तो अब हमको लिखना पड़ेगा कि कौन से शेल के कौन से सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है. ओके सो इसको स्पेसिफाई करना. तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि कौन से शेल में कौन कौन सा सब शेल होता है. ओके लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल की बात करता हूँ. ओके फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूँ. तो मुझे मालूम है फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है. मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आराम से S में आ जाएगा, है कि नहीं. देख ये याद रखना है तुमको, ये याद रखने का, दिमाग में रखने का है. S में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, P में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, P सबशेल में मैक्सिमम 6 जा सकता है, D में कितना जाएगा 10 जाएगा और F में कितना जाएगा मैक्सिमम 14 जाएगा, राइट. तो क्योंकि फर्स्ट शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास सिर्फ क्या रहेगा S रहेगा. ओके
मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ एस सब शेल है, पी नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है। क्यों? जरूरत ही नहीं है, जगह ही नहीं है, छोटा ही होता है ना। ये समझा सबको? यस सर। Yes, sir. अगर मैं एक ही बंदा Yes, हूँ, sir. मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ, मिडिल क्लास का बंदा हूँ, अगर मैं एक ही बंदा हूँ तो ऑब्वियसली मैं 10 BH के फ्लैट में नहीं रहूंगा, है कि नहीं? तो वैसा यहाँ पे हो गया कि एक ही शेल, दो ही इलेक्ट्रॉन को रखना है तो एक ही सब शेल में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ एस रहेगा। सेकेंड शेल की बात करते हैं तो सेकेंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी में। पी में जाएगा। मतलब सेकेंड शेल के पास एस और पी रहेगा। बात क्लियर है? डी और एफ नहीं रहेगा। समझा ये? अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. हाँ ओके सर। यस सर। ओके, थर्ड शेल की बात करते हैं। थर्ड शेल को ध्यान से देखो, इसमें मैक्सिमम रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन, हमको मालूम है। अच्छा सर, ये आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? फर्स्ट शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 18 है, तो हमने पढ़ा है ना बचपन में। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकंड शेल में 2n मैक्सिमम square. 8 इलेक्ट्रॉन। यस, 2n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ शेल। n मतलब कौन से शेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, और बाकी का जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा? डी में जाएगा, है कि नहीं? तो उसके पास एस पी डी रहेगा, एफ नहीं रहेगा। ओके, और फोर्थ शेल की बात करूं तो फोर्थ शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, ओके, 10 इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, और बचे हुए 14 इलेक्ट्रॉन उसके एफ में जाएंगे, ठीक है। अब फोर्थ शेल, ओके, फिफ्थ शेल एंड सिक्स शेल, ओके, और सेवन शेल, सारे शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये जो 2n स्क्वायर है ना, ये सिर्फ फोर्थ शेल तक लिमिटेड था, और आपको 10th स्टैंडर्ड में फोर्थ शेल तक ही पढ़ाया गया था, ठीक है। तो इसी के लिए फिफ्थ शेल, सिक्स शेल और सेवन शेल, ये सब में भी मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, और जगह ही नहीं बचेगा ना बेटा। एस पी डी और एफ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन गया, पी में 6 गया, डी में 10 गया, और एफ में 14 गया। अब आगे और इलेक्ट्रॉन किधर डालोगे? जगह ही नहीं, राइट। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज बट 32। ओके, वो भी फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स या सेवन शेल में। इज दिस क्लियर? मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 1s आ सकता है, 1p नहीं आएगा, 1d नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में d नहीं है, फर्स्ट शेल में p नहीं है, सेकेंड शेल में d और f नहीं है, थर्ड शेल में f नहीं है, फोर्थ शेल में सब कुछ है, ठीक है। तो क्या मैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना चालू करूंगा? चलेगा? ये पार्ट रहेगा दिमाग में? यस Sir. ओके, चलो हम चालू करते हैं। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट, तकलीफ? नो सर। ओके, वेरी गुड। चल, अब ध्यान से देखना, मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ला रहा हूँ। सोडियम क्यों? क्योंकि बचपन में तुमने सोडियम का किया था, है कि नहीं? 2,8,1। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देख मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 फर्स्ट शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन गया है। ये जो बड़ा नंबर दिख रहा है, ये जो नंबर दिख रहा है ना नीचे ऐसे लिखा हुआ है, ये आपको डिनोट करेगा कि कौन सा शेल है या कौन सा ऑर्बिट है, ठीक है। ये नंबर डिनोट कर रहा है कौन सा शेल है या कौन सा ऑर्बिट है। ये जो अल्फाबेट है एस पी डी एफ, छोटे में लिखूंगा, स्मॉल लेटर में लिखूंगा, ओके, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये बताता है कौन सा सब शेल है। और ये ऊपर जो है ना, ये स्क्वायर नहीं है, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 3 चीज दिखेगा, एक नंबर आगे लिखा रहेगा, तो जो आगे नंबर लिखा है 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो आपको बताएगा कि कौन सा ऑर्बिट है या कौन से शेल में है वो आप, ओके। वो जो एस पी डी एफ है वो बताएगा कौन से सब शेल में, वो तो क्लियर ही रहेगा। बट उसके ऊपर जो आप लिखोगे, ओके, वो बताएगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उधर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके। तो अब मैं इसका लिख रहा हूँ 2,8,1 का 1 के एस में, फर्स्ट शेल में एस ही होता है, तो फर्स्ट शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, फर्स्ट शेल फुल हो गया। फिर सेकेंड शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन गया, और सेकेंड शेल के पी में 6 इलेक्ट्रॉन गया।
सेकेंड शेल में ये होता है ना, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे 2,8 है ना, तो 2 इधर गया और 6 इधर गया। सेकंड शेल फुल हो गया। हाँ, सेकेंड शेल भी फुल हो गया। अब थर्ड शेल में जाएंगे, थर्ड शेल के s में 2, बट इधर तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं? तो मैं इसको लिखूंगा 3s1। क्यों लिखा मैंने 3s1? सिर्फ 3s2 होगा नहीं, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक ग्रुप में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बट यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन लिखूंगा। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझा सबको? ऐसे हमको इसका मतलब अब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना है हम लोग को। हाँ, गुड मॉर्निंग। यस यस यस, याद है अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहेगा ना, तो उसमें 4 ब्लॉक बनाए हैं, S, P, D और F। यस सर। और उसमें ऐसा बोला गया है कि दिस ब्लॉक्स आर मेड, पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। the elements are classified into blocks on the basis of इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब वो जो 4 ब्लॉक बनाए गए S, P, D, F, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बनाए गए। अब इसको देख के मेरे को समझेगा नहीं, बट मेरे को इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये कौन से ब्लॉक में होगा। ओके, क्यों? लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर गया बेटा? एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो ये एस ब्लॉक का एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन में है। गया। हाँ, तो ये देख के मुझे पता चलेगा वो एस ब्लॉक का S block एलिमेंट है कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है। सो दिस इज द रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो था ना, ये जो हम बचपन में लिखते थे 2,8,1, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेल है। एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्फ़िगरेशन है टोटली। सेल के सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वैसा, ठीक है। और अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में रहा तो एस ब्लॉक में है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में है मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझा? यस, ओके। सो ये हो गया सब शेल शेल ऑर्बिटल, ये समझा। अभी एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं क्लोरीन का। ओके, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 17 एटॉमिक नंबर, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था 2,8,7। तो इसके लिए भी मैं फटाफट लिखूंगा 1s2 2s2 2p6। सेकेंड शेल तक फुल हो गया। 3s2 3p, अभी देख 7 था ना, 2 इधर गया, बचेगा कितना? 5। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3p6 आई विल राइट 3p5। समझा ये? सबको समझा? यस सर। ओके, तो इधर मेरे को ये पता चलता है कि यस, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया। हाँ बोल बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट है ना? हाँ, ये p ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया मतलब ये p ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके बेसिस पे आप एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हो। ओके, आप एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता सकते हो, एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में, वो बता सकते हो। मतलब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना बेटा, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, मतलब कौन से कंपाउंड का नाम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। आप इंग्लिश पढ़ने जाते हो तो ABCD बेसिक है। वैसे ही जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ABCD है, इसका बेसिक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, आपको सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी बता सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज बेसिक, ये ABCD है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। अब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, हीलियम इज 1s2। ओके, नाउ इसके बेसिस पे, हाँ रुक जा, इसके बेसिस पे जैसे कि राइटली ये कौन, किसी ने बोला, मेरे को नाम नहीं दिखा, बट ठीक है, ये 2 जन का प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन का और हीलियम का। हाइड्रोजन और हीलियम का प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये दोनों के हिसाब से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, हाइड्रोजन शुड बी इन द एस ब्लॉक और हीलियम भी एस ब्लॉक में होना चाहिए। ओके, बट बेटा प्रॉपर्टी नाम की भी कोई चीज होती है, प्रॉपर्टी नाम की भी कोई चीज होती है। मेंडलीव अंकल याद है? मेंडलीव अंकल जब पीरियोडिक टेबल अरेंज कर रहे थे तो वहां पे उनका बहुत सारा गड़बड़ हो गया था, कभी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है, कभी वो मैच नहीं कर रहा है। तो सीक्वेंस के हिसाब से तो ये, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं बात करूं तो ये आना चाहिए पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में, क्योंकि हीलियम की 100% जो प्रॉपर्टी है, ओके, कंप्लीटली जो प्रॉपर्टी है एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ मैच ही नहीं करती है।
ठीक है। Yes, एस sir. ब्लॉक में पहला ग्रुप है अल्कली मेटल, मेटल भाई ये तो गैस है, और दूसरा ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो भी मेटल है। दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दोनों रिएक्ट करते हैं। हीलियम ना तो रिएक्ट करता है, ना तो मेटल है, ना तो गैस है, उल्टा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल है। तो इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रही है? नोबल गैस के साथ, इसी के लिए इसको नोबल गैस में रखे हैं, समझा? तो ये पी ब्लॉक के ग्रुप 18 में आता है, Fulfill. समझा? और वैसे ही हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ मैच करती है, मतलब ग्रुप 1 के साथ मैच करती है। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 17 के साथ, हैलोजन के साथ मैच करती है, ठीक है। तो वो इधर का भी नहीं है, उधर का भी नहीं है। तो हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। अगर कोई बोलता है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है तो वो गलत है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फर्स्ट ग्रुप में, बट उसको कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। हीलियम का पोजीशन फिक्स है, वो ग्रुप 18 में है। हाइड्रोजन का नो फिक्स पोजीशन है, बिकॉज उसकी कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 17 से मैच करती है। अगर मैं ग्रुप 1 में रख दूंगा तो ग्रुप 17 बुरा मान जाएगा, ग्रुप 17 में रख दूंगा तो ग्रुप 1 बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए झगड़ा नहीं करना है, उसको बीच में रखते हैं हम, ठीक है। मैंने नहीं रखा है भाई, वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, बीच में ही, इट हैज नो फिक्स पोजीशन, ठीक है। अब सीरियस वाले पे आ जाते हैं। सीरियस मतलब इस चैप्टर में डिफिकल्ट पार्ट क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी है, ठीक है। अब डिफिकल्ट वाला पार्ट आता है, ध्यान से देखना। अब मैं लेता हूं पोटेशियम, ओके। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बचपन में ऐसा लिखा था 2,8,8,1। याद आ रहा है? यस Yes, सर। sir. मेरा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड सेल की कैपेसिटी 18 होती है, तो इसको 2,8,9 क्यों नहीं लिखते? Why don't you write like 2,8,9? Why are you writing 2,8,8,1? थर्ड सेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 9वां इलेक्ट्रॉन वहां पे आ सकता है। हाँ बोलिए, हेलो, कौन बोल रहा था? बोलो बोलो बोलो। ऐसे ही लिखा था ना बचपन में 2,8,8,1। यस सर। ये 2,8,9 क्यों नहीं लिखा था? देख, मैं सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ मैक्सिमम। क्यों? सेकंड सेल की कैपेसिटी भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, बट थर्ड सेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाई आर वी नॉट राइटिंग 2,8,9? व्हाई आर वी राइटिंग 2,8,1? 8,8,1 ये समझ जाएंगे तो हमारा सब थोड़ा सा सेल इजी में, हाँ बोलो। हाँ सब सेल में इलेक्ट्रॉन इतना ही रख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, उसके पास सब शेल तो है ना 10, उसके पास डी भी है ना भाई। थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन डी में भी जा सकते हैं, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है उसमें, है कि नहीं? यहाँ पे Yes, 9 sir. क्यों है? मतलब 9 क्यों नहीं है? ठीक है, एक तुमको मालूम है हर एक एलिमेंट होता है, नोबल गैस को छोड़ के हर एक एलिमेंट ना रिएक्ट करता है। ओके, रिएक्ट करता है मतलब क्या? देख, एट द एंड ऑफ द डे सबको शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, स्टेबिलिटी करने के लिए वो सब रिएक्ट करते हैं, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ओके, वैलेंसी नहीं, वो लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो एक रूल है, ऑक्टेट रूल, जो बोलता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। So the maximum number of electron in the last shell can be 8. लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन आया, विच इज रॉन्ग। फिर वो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसी के लिए ये वाला कंडीशन रॉन्ग हो जाता है। सो ये 2,8,1 रहेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2,8,9, बिकॉज लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यहाँ पे मैं थर्ड शेल है, मेरे को मालूम है थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बट थर्ड शेल यहाँ पे लास्ट शेल है, तो जब तक थर्ड शेल लास्ट शेल रहेगा उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ये फोर्थ शेल लास्ट शेल बनता है ना, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन फिल होना चालू हो गया। जैसे पोटेशियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसका क्या रहेगा? 2,8,8,2, समझा? मतलब 20 वाले का हो जाएगा 2,8,8,2, ओके, ये ऐसा रहेगा। क्यों? अब अगर आप ध्यान देखोगे तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब फोर्थ शेल में मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 2 शेल। अब फोर्थ शेल बिकम्स द लास्ट शेल,
यहाँ पे फोर्थ शेल लास्ट शेल नहीं था, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था फोर्थ शेल में, वो निकलेगा फिर से थर्ड शेल लास्ट शेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड शेल वाज द लास्ट शेल ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन इधर रखता हूँ, बट यहाँ पे क्या हो गया, अब फोर्थ शेल ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बोल रहा है मैं लास्ट शेल हूँ, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब जो 21वां इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओके, वो 2,8,9,2 में जाएगा, क्योंकि थर्ड शेल में अभी 10 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं, तो अब तो लास्ट शेल ये है ना, लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये फिर से वापस 3 भरना चालू करेगा, तो 22वां इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा 2,8,10,2, 23वां इलेक्ट्रॉन 2,8,11,2, फिर 2,8,12, 13, 14, 15 कब तक जाएगा, 18 तक जाएगा, उसके बाद में ये 3 भरेगा। समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, किसी को नहीं समझा बोल देना बेटा, क्योंकि मैं जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा तो फिर तुमको कंफ्यूजन आएगा, सर ये बीच में 4 कहां से आ गया। तो ध्यान से देख ले, ये क्या है 2,8,8,1 है, ठीक है। अब इसको मैं ना अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हमने सीखा उसमें लिखते हैं, ठीक है। सो पोटेशियम का मैं लिख रहा हूँ 2,8,8,1, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1s2, फर्स्ट के एस में 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2s2 सेकंड के एस में 2 इलेक्ट्रॉन गया, p में 6 इलेक्ट्रॉन गया, 3s2 3p6, ये हो गया। बाद में मैं 3d नहीं लिख रहा हूँ, मुझे मालूम है 3d है, 3d पूरा खाली है, ओके, अवेलेबल है, बट मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भेज रहा हूँ, 4s1 में भेज रहा हूँ। तो मतलब 3p के बाद 4s आता है, 3d नहीं आता है। आप समझ रहे हो क्यों लिखा मैंने ऐसा? सर लास्ट में 2 होता तो 3d2 लिखते ना। हाँ, अगर वो लास्ट शेल होता है तो देख, जैसे फॉर एग्जांपल ये 21 जब बी ये था 19 था, एटॉमिक नंबर 19 था, तब ये हाल है। जब एटॉमिक नंबर 20 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, समझा। और जो 21 वाला रहेगा ना, 21वां वाला, उसको आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब आएगा 3d1, 3d1, समझा। क्योंकि मैंने बोला था ये 2,8,9,2 होगा जब 21वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब फोर्थ शेल लास्ट शेल बन जाएगा। तो ये समझना जरूरी है मुझे कि 3p के बाद 4s आता है, 3d नहीं आता है। 3d कब भरना चालू होगा, जब फोर्थ शेल लास्ट शेल बनेगा। तो फोर्थ शेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, उसके बाद में जो थर्ड शेल के 10 इलेक्ट्रॉन का जगह खाली था वो भरना चालू होगा। कब तक भरना चालू होगा, 30 तक। 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, समझा। तो जो 31 वाला रहेगा ना, तो उसका 4s2 3d10 और फिर आएगा 4p1। सर 24 वाला क्या आएगा? हाँ 24 पे आ रहा हूँ मैं, 24 एंड 29 बाजू में रखते हैं, करते हैं ये, पहले ये समझ लेते हैं पूरा, पहले पूरा सीक्वेंस समझ लेंगे, फिर 24 और 29 पे देखेंगे। इज दिस क्लियर सर? ओके, आप समझ रहे हो? तो मतलब ये जो सीक्वेंस है ये ऐसे नहीं जाने वाला है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर बाद में 3d आएगा, नहीं 4s आ रहा है, फिर 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर वापस 4d आएगा। तो इसका ना सीक्वेंस है, मतलब फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल किस प्रकार का बढ़ता है या सबशेल कौन से ऑर्डर में भरता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्डर में भरता है, वो एक बंदा था अफबाउ करके। ओके, सो दिस थियरी वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज अफबाउ, एंड इस थियरी को हम बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका पूरा सीक्वेंस लर्न करने के लिए, आपको कैसे भी वो सीक्वेंस लर्न रखना है। सर 2 थियरी है ना, अब्बाउ और हंस रूल है साहब। हंस रूल बाद में, हंस रूल आपको सीक्वेंस नहीं Your देता। voice is very slow. So, hello. आवाज स्लो है। Yes, sir. मैं तो चिल्ला के बोल रहा हूँ। अच्छा, बाकी लोग को मेरा आवाज बरोबर आ रहा है? यस सर। ओके बेटा, आपका इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा,
2 मिनट रुको, या तो आपको हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन जाता है ना कभी कभी, तो हमको सामने वाले का आवाज स्लो लगता है, ठीक है। 2 मिनट रुको, हो जाएगा। फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, मैं और जोर कर बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो प्रिंसिपल है वो एक साइंटिस्ट का, मतलब वो बंदा था अब्बाव, तो दिस इज नोन एज अब्बाव प्रिंसिपल, जो हमको बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से सीक्वेंस में फिल होगा, ठीक है। तो उन्होंने सीक्वेंस ऐसा दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, फिर हो जाएगा 4d10, फिर आएगा 5p6, फिर 6s2, उसके बाद में इट विल बी 4f14 5d10 6p6 7s2, फिर आ जाएगा 5f14 6d10 7p6। मतलब ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा। अरे बाप रे, बहुत बड़ा है। लर्न कैसे होगा, मतलब हाउ डू वी रिमेम्बर सच सीक्वेंस? ओके, मेरे को याद है क्योंकि मैं मतलब मैंने कम से कम हजारों बार ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे सीक्वेंस याद रहेगा। वैसे ही आप जब हजारों बार इसको प्रैक्टिस करोगे, हजारों बार प्रैक्टिस करोगे, मतलब आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे अलग अलग एलिमेंट का, तो आपको भी उतना ही याद हो जाएगा जिस तरह मुझे याद होगा, ठीक है। बट याद करने का ट्रिक भी मैं बता दूंगा आपको, अब भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब वो खुद ने बताया था कि आपको कैसे याद रखना है, मतलब आप कैसे याद रख सकते हो। तो ऐसा लिखने का, देख मैं कैसा लिख रहा हूँ। ओके, 1s, क्योंकि फर्स्ट सेल में सिर्फ 1s होता है। फिर नेक्स्ट सेल के लिए मैं 2s लिखूंगा और 2p लिखूंगा। नेक्स्ट सेल के लिए 3s 3p, ओके, एंड 3d। नेक्स्ट सेल के लिए 4s 4p 4d एंड 4f। फिर 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 7f 6f, फिर 7s 7p, ओके 7p तक ही रुक गया, उसके आगे गए ही नहीं, ठीक है। ऐसा लिखने का, अगर आपको याद रखना है, मतलब आपको याद नहीं आ रहा है तो कैसा, हाउ टू गेट द सीक्वेंस, ऐसा लिखने का और ऐसा नीचे से लाइन मारने का। लाइन उल्टा नहीं होना चाहिए, लाइन टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सामने से सैंडल आएगा। ऐसा गया, नीचे से लाइन गया, तो क्या आया पहले 1s, फिर आने का नीचे, ऐसा ऊपर गया, फिर नीचे आने का 2s, ठीक है, फिर ऐसा नीचे गया, फिर लाइन मारने का 2p 3s 2p 3s, फिर ऐसा नीचे आने का, ऐसा लाइन मारने का 3p 4s, फिर नीचे आने का, फिर लाइन मारने का 4s के बाद इधर से लाइन मारा 3d 4p 5s, फिर नीचे आएगा, फिर लाइन मारेगा 4d 5p 6s, फिर 4f 5p 6p 7s, फिर 5f 6d 7p, ऐसा समझा। मतलब ऐसा लिख के आप बना सकते हो, ये अबव प्रिंसिपल, ओके। मतलब ये टेक्स्ट बुक में भी इसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा नीट एंड क्लीन दिया हुआ है, बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो आप ऐसे लिख के लाइन मार के, ओके, मतलब ये सीक्वेंस आप बता सकते हो। मतलब ऐसा जाने का, फिर नीचे आने का, फिर जाने का, फिर नीचे, ऐसे जाके आपको बीच बीच में जो भी आ रहा है वो आप लिखते जाओगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको मालूम है, एस में 2 ही रहने वाला है, पी में 6 रहने वाला है, डी में यू विल बी हैविंग 10 एंड एफ में मैक्सिमम 14 जाएगा। सो दिस इज फिक्स, ओके। ये एक सीक्वेंस है, मतलब एक तरीका है याद रखने का। जैसे बचपन में याद है ट्रिग्नोमेट्री का, आप वो साइन थीटा साइन 30 कॉस 30 वो लिखने का था, तो आप कभी कभी लर्न नहीं कर पाते थे, तो आप क्या करते थे, हम रफ पेज पे जाके, एग्जाम में रफ पेज पे जाके पहले क्या बना लेते थे, एक टेबल बना लेते थे, साइन 30 साइन 60 साइन ये सब का वैल्यू हम वो टेबल बना के पहले ही रख देते थे, राइट। तो वैसे ये बनाने के बाद आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा। बट ये कब तक करोगे, है कि नहीं। अब जैसे एमसीक्यू की बारी आती है, तो एमसीक्यू में हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, 1 मिनट में अगर ये बनाओगे तो हम ये नहीं बना सकते, राइट। फॉर्मूला n ये फॉर्मूला है, ऐसा आप डायरेक्ट सीक्वेंस लर्न कर लो। मैं देख, ट्रिक है ये वाला, ये भी राइट है। अब वो प्रिंसिपल अगर पूछा तो आपको ये जो अरेंजमेंट है ये बताना पड़ेगा, उसके बाद में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे करोगे, तो मैं आपको सीक्वेंस लर्न करा देता हूँ, थोड़ा मेरे साथ रहना पड़ेगा। म्यूजिक यानी संगीत, थोड़ा सुर की बात है, मैं होम प्रोडक्शन है, इसको ऐसा याद रखते हैं, एस एस पी SP SDP SDP SFDP SFDP।
सो हाउ आई रिमेंबर द सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे मैं ऐसे याद रखता हूँ, एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, डी बोला तो डीप, एफ बोला तो फास्ट जाने का। सो सीक्वेंस ऐसा है, एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। ठीक है, अब नेक्स्ट है मुझे नंबर डालना है। ओके, तो मुझे मालूम है 1s 2s 2p 3s 3p 4s। पहली बार डी कहां से चालू होता है, पहली बार डी कहां से चालू होता है, तो याद है फर्स्ट टाइम डी 2 से नहीं चालू होता है, डी पहली बार दिखा मतलब डी कहां से चालू हो रहा है, 3 से चालू हो रहा है। और एफ कहां से चालू हो रहा है, एफ 4 से चालू हो रहा है। तो जहां पे पहली बार डी दिखा मतलब वो 3d है, फिर 4s के बाद 4p 5s 3d 4d ओके 5p 6s पहली बार f आया मतलब 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो ये सीक्वेंस को लर्न करने के लिए मुझे ये सुर याद रहना चाहिए, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा, से याद हो गया। क्या नहीं समझा बेटा, नंबर नंबर कैसे लिखेंगे वो नहीं समझा ना, सीक्वेंस तो लर्न हो जाएगा, सीक्वेंस तो बच्चे को भी लर्न हो जाएगा। सीक्वेंस एक और फिर से बता दो ना। एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। सी ये वो बचपन में हम लोग नर्सरी राइमिंग ऐसा बोलते थे, साथ में बोलते तो लर्न होता था, तो अभी भी ऐसा लगेगा सर फालतूगिरी करा रहे। बट ये ऐसा सीक्वेंस अगर याद रखोगे ना, ऐसा सीक्वेंस मेरे माइंड में वो गाना है, ओके मेरे माइंड में तो इसका भी गाना है पूरा, ये जो है ना इसका भी सीक्वेंस है। देखो मैं कैसे लर्न करता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पहली बार चेंज कहाँ पे है, 3d पे, तो वहां पे थोड़ा रुक जाने का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। मुझे मालूम है वहां पे लोगों का गड़बड़ होगा, 4s के बाद 4p आना चाहिए बट 3d आ रहा है, समझा। सो 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। ये तो नॉर्मल था, यहाँ तक नॉर्मल है 6s2। फिर इधर से मैं फास्ट हो जाऊंगा, याद है हमने डी पे डीप हुए थे ओके और एफ पे फास्ट हुए थे, तो अभी मैं वापस पूरा सीक्वेंस ओके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6। मतलब यहाँ पे मुझे फास्ट होना है। तो मेरे को ये मेरा ट्यून, मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था तो ये ट्यून मेरे को ये सीक्वेंस मेरे एक सर ने दिया था, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जब दिया तो इसका ट्यून मैंने बनाया और वो ट्यून को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो आज भी वो ट्यून मेरे माइंड में जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ वो बजता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6। ओके, सो वो ट्यून की वजह से क्या हो गया, क्योंकि ये सुर, ये गाना जैसा मुझे याद है, ये राइम जैसा मुझे याद है, इसके लिए मुझे वो पूरा सीक्वेंस याद हो गया था तब भी। ठीक है, और आज भी मैं वही ट्रिक यूज करता हूँ। हर एक जब हम पढ़ते हैं तो हम खुद का ट्रिक निकालेंगे तो हमको बेटर याद रहेगा, क्योंकि वो खुद का प्रोडक्शन होता है। ओके, जो खुद से बनाया रहता है वो ज्यादा प्यारा रहता है, ज्यादा याद रहता है। ठीक है, सो आप वैसे भी याद कर सकते हो। ये लेक्चर्स जो है अपना रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। सो ये जो ट्यून है ये आप बाद में सुन के आप एक दो बार ऐसा लर्न करने की कोशिश करोगे, सेम ट्यून में बोलने की अगर कोशिश करोगे। ओके, अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं तुम सबको साथ में ये गवाता, मतलब आई वुड मेक यू ऑल सिंग इट टुगेदर, बट ये ऑनलाइन वो डिस्टर्बेंस वगैरह की वजह से पॉसिबल नहीं है। और क्या कभी कभी एक का आवाज लेट आता है, एक का आवाज, तो वो टाइम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। सो आप कैसे भी याद रखो, आप इसको किस तरह से भी याद रखो, आपको मेरे तरह से याद नहीं रखना है, आपको ये वाले गाने से याद नहीं रखना है, आपको ये वाले गाने से याद नहीं रखना है, आपको इससे भी याद नहीं रखना है। आप कैसे भी याद रखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आई जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू लर्न और टू रिमेम्बर। अदरवाइज मुझे ये सीक्वेंस से मतलब है, आपको भी वो सीक्वेंस से मतलब है, वो सीक्वेंस आना चाहिए। जब एग्जाम में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, ओके, या हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि हम ये बनाएंगे फिर लाइन मारेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है,
उससे अच्छा हम डायरेक्ट ये सीक्वेंस ही लर्न करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन, अगर आपको ये सीक्वेंस याद रख के ही भी याद हो जाएगा, बट ये सीक्वेंस याद रखोगे तो नंबर का प्रॉब्लम हो सकता है, सर नंबर कहाँ पे डालना है, तो वहां पे सोचना पड़ेगा। इससे ये वाला सीक्वेंस याद रखने का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6। इसका मैंने ऑडियो भी रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, सो 2-3 बार सुन लोगे तो वो लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स एंड विद अबव प्रिंसिपल, और हम सीक्वेंस कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग है, इसको यूज भी करना आना चाहिए। सिर्फ सीक्वेंस आके फायदा क्या है, यूज करना भी आना चाहिए। तो अगर आपको मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, कोई भी रैंडम नंबर दो मुझे, किसी का भी फेवरेट नंबर, 2 डिजिट देना है, 1 डिजिट दोगे तो मजा नहीं आएगा, और 30 से ज्यादा दो, 30 से ज्यादा दो, 30 से ज्यादा दो, 42 35 किसी ने बोला है, चल ठीक है मैं वो ले लेता हूँ 35। तो अभी 35 का हम लोग देखेंगे कैसा होता है। 1s2 2s2 2p6, मुझे मालूम है यहाँ तक 10 हो रहा है, ओके। 3s2 3p6 18 हो गया, 4s2 3d10 यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, फिर आएगा 4p5। देख मैं लिख रहा हूँ, उसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन भी गिनना पड़ेगा, मैं गिन गिन के काम कर रहा हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 18 20 30 और यहाँ पे 35। मैं इसको 4p6 लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा, मतलब इसका आएगा 4p5, मतलब ये p ब्लॉक में है। इज दिस क्लियर? समझा? कोई और नंबर, बड़ा नंबर? सर यूरेनियम 92 92 नंबर बोलो, ठीक है 92। चलो 92 का ट्राई करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ओके यहाँ तक हो गया 36। फिर हो गया 5s2 38 3d10 48, ओके 3d10 के बाद 4d10, फिर हो गया 5p6, कितना हो गया गिनो 54, ओके। फिर आएगा 6s2 50, अभी गिनो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन गिनो कितना हो गया जल्दी, 2 10 18 20 30 36 38 48 48 plus 6 is, हेलो 48 plus 6 is 54 54, और ये हो गया 56। 6s2 तक 56 हो गया। फिर 6s2 के बाद क्या आता है 4f14, कितना हो गया 70, ओके 70 4f14 70 हो गया, यस सर ओके। फिर आएगा 5d10, ये हो गया 80। नेक्स्ट 5d के बाद क्या आ रहा है, 5d के बाद 6p6 86 7s2 86 87 88, बचा कितना 4, तो कहां पे जाएगा 5f4, F4 ठीक है। ओके दिस इज नॉर्मल सीक्वेंस। अभी तक मैं आपको सिर्फ नॉर्मल सीक्वेंस समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्सेप्शंस है थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, पहले नॉर्मल सीक्वेंस हमको हजम करना है। सो while writing electronic configuration, सीक्वेंस के साथ इलेक्ट्रॉन का भी काउंट रखना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? तो आज मैं और ज्यादा नहीं कराऊंगा, आज के लिए मेरा मैक्सिमम यही होएगा, मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट इसमें क्या करना है आपको, अबव प्रिंसिपल वाला पार्ट मुझे ये जो है ये वाला पार्ट जो है टेक्स्ट बुक में बना है, ये सीक्वेंस है, मुझे लिखा हुआ चाहिए, सीक्वेंस मुझे लिखा हुआ चाहिए, ये पार्ट बना हुआ चाहिए, और मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके इसी बेस पे। हाँ मैंने अभी तक आपको एक्सेप्शंस नहीं पढ़ाया है, एक्सेप्शंस नहीं करना, ओके इसी बेस पे आप मुझे मैं ग्रुप में डाल देता, नहीं तो ये इसका मुझे दे दो, किसका मुझे होमवर्क में राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
एटॉमिक नंबर्स। ओके, मैं एटॉमिक नंबर दे रहा हूं आपको। ओके, एक है 48, दूसरा 77, तीसरा 81, चौथा 100, पांचवा 102। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली, दिस सीक्वेंस ओनली। पहले आप सीक्वेंस लर्न करोगे, पहले सीक्वेंस लिखोगे, लर्न करोगे, खुद से ये ट्राई करोगे विदाउट लुकिंग एट द सीक्वेंस। यू कैन मेमोराइज द सीक्वेंस इन एनी फॉर्म। आप किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आपको लर्न होता है आप वैसा लर्न करो, बट मुझे ये चाहिए। ओके, शाम तक लिख के भेज दोगे तो हो जाएगा, और 5-10 मिनट लगेगा लिखने में। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ओके sir. सर। सो आई होप हम ये कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है Yes, बेटा sir. पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, Yes, sir. चलो बाय बाय। Thank you, sir. सर 1 मिनट ऊपर का दिखाओ ना। ये वाला मैं भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ फोटो। हैंडराइटिंग से कोप अप करना, मेरा हैंडराइटिंग you, सारे sir. प्रोफेसर से बहुत गंदा है, तो आप हैंडराइटिंग समझ लेना। नहीं समझेगा तो मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हो अच्छी कि से वो क्या समझ में लिखा है। आती। अरे नहीं, बट आपको जो नहीं समझेगा वो मेरे को पूछ लेना। Thank ठीक you, है, sir. कंफ्यूज मत होना। ओके सर। बाय बाय सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय सर, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. बाय।